भारत को आजादी 15 अगस्त 1947 की आधी रात को मिली थी। ये तो आप सभी जानते हैं, लेकिन आजादी के बाद भारत के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी भारत की उन रियासतों को इकट्ठा करना और एक अखंड भारत का निर्माण करना, जिसमें बड़ी बड़ी रियासतें बहुत बड़ा रोड़ा बन चुकी थी। आज हम एक ऐसी ही रियासत की बात करेंगे जिसे बड़ौदा रियासत कहा जाता है। कैसे ये रियासत भारत में विलय हुई और क्या इसके सामने चुनौतियां थी। 19 जुलाई 1968 ये वो तारीख थी जब बड़ौदा रियासत में आखिरी महाराजा प्रताप सिंह गायकवाड़ का देहांत हो गया। उन्होंने आखिरी सांस ली। आज हम आपको किस्सा सुनाएंगे बड़ौदा रियासत और गायकवाड़ राज घराने की। डोमिनिक लेपियर और लैरी कॉलिंस ने अपनी किताब फ्रीडम एट मिडनाइट में लिखा है, बड़ौदा के महाराज दरबार में जो पोशाक पहनकर आते थे वो खाली सोने की तार से बनी होती थी। बुनाई का काम रियासत के खास परिवार को दिया गया था। परिवार का हर आदमी अपने नाखून बढ़ाकर रखता था, क्योंकि इन नाखूनों की उन्हें बुनाई में जरूरत थी। इन नाखूनों को काटकर उनमें कंघियों जैसे दांत बना दिए जाते थे, ताकि सोने के पतले तारों से महाराज की पोशाक का कपड़ा बनाया जा सके। किताब में यह भी लिखा गया है, बड़ौदा के राजा जिस हाथी से चलते थे उसके कानों में 10-10 सोने की जंजीरें लटकती थी, और रियासत के पास सितार ए दक्कन नाम का एक हीरा, जिसे फ्रांस के सम्राट नेपोलियन ने अपनी प्रेमिका यूजीन को तोहफे में दिया था। भारत में मौजूद समस्त रियासतों में हैदराबाद के बाद बड़ौदा दूसरी सबसे ताकतवर रियासत थी। एक जमाने में यहां के राजा दुनिया के 7वें सबसे अमीर इंसान हुआ करते थे। यह सब मुकम्मल हुआ एक छोटी सी शुरुआत से। बड़ौदा रियासत के उत्थान की कहानी शुरू होती है 18वीं सदी के एकदम शुरुआत में। मराठा साम्राज्य लगातार ताकतवर होता जा रहा था। छत्रपति साहूजी महाराज के आदेश पर मराठा जनरल खांडेराव दाभाडे ने गुजरात पर आक्रमण कर मुगलों के इलाकों पर कब्जा करना शुरू कर दिया। 1716 में खांडेराव मराठाओं के सेनापति बने। उनके एक जनरल दामाजी गायकवाड़, जिन्हें शमशेर बहादुर की उपाधि मिली थी, उन्होंने 1921 में गुजरात में बड़ौदा रियासत की नींव रखी। दामाजी के बाद उनके उत्तराधिकारी बने पिलाजी राव गायकवाड़, और इस तरह गायकवाड़ राजवंश की शुरुआत हो गई। बड़ौदा रियासत को लेकर शुरुआती कुछ दशक तक बहुत तनातनी यानी कि खींचतान रही। फिर 1752 में पेशवा बालाजी बाजीराव के शासन में पिलाजी के बेटे दामाजी द्वितीय को बड़ौदा का एकमात्र शासक डिक्लेयर कर दिया गया। बदले में तय हुआ बड़ौदा से पेशवा को हर साल 5 लाख रुपए की चौथ दी जाएगी, और 20,000 की घुड़सवार सेना पेशवा की सेवा के लिए हमेशा हर समय तैयार रहेगी। इस सेना का पूरा रखरखाव बड़ौदा राजघराना करेगा। साल 1758 में दामाजी गायकवाड़ ने अहमदाबाद के मुगल गवर्नर को उसके पद से हटाया और गुजरात के सबसे ताकतवर शासक बन गए। 19वीं सदी की शुरुआत तक मराठाओं और बड़ौदा रियासत के रिश्ते अच्छे रहे, लेकिन फिर दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के चलते शक्तियों का संतुलन बदल गया। लिहाजा बड़ौदा रियासत ने अंग्रेजों के साथ संधि में ही अपनी भलाई समझी, और 1802 में बड़ौदा के राजा आनंद राव गायकवाड़ और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के बीच संधि हो गई, जिसके चलते रियासत का बड़ा हिस्सा अंग्रेजों के हाथ में चला गया। लेकिन गायकवाड़ अपनी सत्ता बचाने में सफल रहे। बड़ौदा के इतिहास में एक नया चैप्टर आता है 1856 में। इस साल बड़ौदा की गद्दी पर बैठे खांडेराव गायकवाड़ द्वितीय। इन्होंने 1870 तक शासन किया, और इनके दौर में 2 बड़ी घटनाएं घटी। पहली, 1857 के बाद ब्रिटिश राज ने ईस्ट इंडिया कंपनी से कमान अपने हाथों में ले ली, क्योंकि क्रांति हुई थी। इसके चलते सरकार का एक रेजिडेंट ऑफिसर हर समय बड़ौदा में तैनात रहने लगा था, यानी कि बड़ौदा रियासत के दरबार में एक अंग्रेज अफसर नियुक्त कर दिया गया था। इस ऑफिसर के चक्कर में आगे बड़ा हंगामा भी हुआ। लेकिन पहले दूसरी बड़ी घटना की बात करते हैं। महाराजा खांडेराव वो पहले भारतीय शासक थे जो अपने राज्य में रेल लेकर आए। 1862 में दाभोई से मियागाम तक एक 32 किलोमीटर लंबी रेल लाइन डाली गई। शुरुआत में रेल के डब्बों को खींचने के लिए बैल का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि रेल लाइन ऐसी नहीं थी कि उसमें भाप का इंजन चलाया जा सके। 1872 में इस लाइन को और मजबूत किया गया। इसके बाद यहां नैरो गेज की लाइन में रेल का इंजन दौड़ने लगा, जो कि अब लगभग पूरे भारत में बंद हो चुकी है। आगे के सालों में दाभोई पश्चिमी रेल नेटवर्क का एक फोकल पॉइंट बन गया, जो उस दौर में दुनिया का सबसे बड़ा नैरो गेज जंक्शन हुआ करता था।
इन्हीं महाराज खांडेराव गायकवाड़ के दौर में एक और चीज खास बनाई गई, मोतियों की एक चादर जिसे बड़ौदा के कारीगरों ने बनाया था। खांडेराव ने इस चादर को खास तौर से बनवाया था ताकि इसे मदीने में चढ़ाया जा सके, लेकिन वो ऐसा कर पाते इससे पहले उनकी मौत हो गई। आगे चलकर ये कालीन बड़ौदा की ही महारानी के जरिए यूरोप और फिर वहां से अमेरिका पहुंचा। साल 2009 में एक ऑक्शन में इसे 45 करोड़ रुपए में खरीदा गया और आज साल 2024 में नेशनल म्यूजियम ऑफ कतर का हिस्सा है। अब बात करते हैं उस ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफिसर की जिसे बड़ौदा की रियासत में तैनात किया गया था। इनका नाम था रॉबर्ट फायरे। फायरे साहब हमेशा फायर करते थे, इसलिए बड़ौदा के महाराज से उनकी खास बनती नहीं थी। महाराजा खांडेराव के कार्यकाल तक वो सब फिर भी ठीक ठाक रहा, लेकिन 1870 में उनकी मौत के बाद हालात बिगड़ने लगे। महाराजा खांडेराव का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए उनकी मौत के बाद उनके भाई मल्हार राव गायकवाड़ बड़ौदा के महाराज बने। इनके कार्यकाल में एक घटना हुई जिसने बड़ौदा के भविष्य पर बहुत गहरा असर डाला। यह बात है साल 1874 की। इस रोज रॉबर्ट फायर सुबह सुबह घूमकर लौटे। हमेशा की तरह उनका नौकर शरबत का एक गिलास लेकर आया। एक घूंट पीकर ही फायरे को मितली आ गई और उन्होंने शरबत को जमीन पर फेंक दिया। उन्होंने देखा गिलास में अंदर कुछ काला जमा हुआ है। वो समझ गए कि यह तो जहर है और जैसे ही खबर ब्रिटिश अधिकारियों के बीच हंगामा मच गया। हालात संभालने के लिए महाराजा मल्हार राव ने फायरे को आश्वासन दिया कि वो मामले की जांच करवाएंगे। इससे पहले जांच की जाती, फायरे ने खुद ही बता दिया कि इसके पीछे महाराजा खुद हैं। ब्रिटिश सरकार पहले से मल्हार राव को ठिकाने लगाने का बहाना ढूंढ रही थी और उन्होंने मल्हार राव के खिलाफ जांच बिठा दी। जांच पैनल में 3 भारतीय और 3 अंग्रेज थे। मल्हार राव ने अपनी पैरवी के लिए एक इंग्लिश बैरिस्टर को बुलाया, लेकिन फैसला उनके हक में नहीं आया और उन्हें गद्दी से हटा दिया गया। अब सवाल था कि नया बादशाह यानी कि राजा कौन बनेगा। इसी सवाल के जवाब में 1875 में बड़ौदा की कहानी में एक और एंट्री होती है। एक ऐसा महाराज जिन्हें अपने दौर का सबसे उदारवादी शासक कहा जाता था। इनका नाम था सयाजी राव गायकवाड़। इनके बचपन का नाम गोपाल राव था। ये बड़ौदा राज परिवार से संबंध रखते थे, लेकिन दूर के रिश्ते में इनके राजा बनने की कहानी यूं है कि मल्हार राव की गद्दी से उतरने के बाद पूर्व महाराज खांडेराव की पत्नी महारानी जमुनाबाई ने गायकवाड़ राजवंश के सभी रिश्तेदारों को बड़ौदा आने का न्योता दिया। न्योते की शर्त यह थी कि उन्हें अपने बेटों को साथ लाना होगा और जो भी सबसे उपयुक्त होगा उससे महारानी गोद लेंगी और वही बड़ौदा का अगला महाराज बनेगा। प्रत्याशियों में एक नाम था 12 साल के गोपाल राव का। गोपाल राव 3 भाइयों में मंझले थे। जब न्योता का पता चला तो उनके माँ बाप 600 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर महाराष्ट्र के कौलाना से बड़ौदा पहुंचे। बड़ौदा में सभी प्रत्याशियों से एक सवाल पूछा गया, क्यों आए हो यहां? इसके बाद गोपाल राव को एक नया नाम दिया गया, सयाजी राव, और सत्ता संभालने के लिए उनकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। साल 1881 में सयाजी राव को पूरी तरह सत्ता मिली और अंग्रेजों ने उन्हें फर्जंद ए खास दौलते इंग्लिशिया की पदवी दे दी। इस पदवी का मतलब था ब्रिटिश राज का खासम खास। सयाजी राव ने 58 सालों तक बड़ौदा पर शासन किया। इस दौरान उन्होंने बहुत से सुधार लागू किए, बाल विवाह पर बैन लगाया, स्कूल और हॉस्पिटल बनवाए और कला को बढ़ावा दिया। उनके शासन में कुछ कमाल की चीजें हुई। मसलन बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना हुई, जो आज साल 2024 में भी भारत के बड़े बैंकों में से एक है। जहां तक महाराजा सयाजी राव की बात है, 63 साल की जिंदगी जीने के बाद साल 1939 में वो चल बसे। उनके बाद उनके पोते प्रताप सिंह राव गायकवाड़ को बड़ौदा का महाराज बनाया गया। अब यहां से शुरुआत होती है बड़ौदा में भारतीय संघ में विलय की कहानी। साल 1939 में प्रताप राव महाराजा बने। कोल्हापुर की घोरपड़े परिवार से आने वाली महारानी शांता देवी उनकी महारानी बनी। इस शादी से महाराजा को 8 बच्चे हुए, लेकिन फिर 1943 में महाराजा मद्रास के एक जमींदार की बेटी के इश्क में गिरफ्तार हो गए। महाराजा के सामने 2 समस्याएं थी। साल 1947 में जब बड़ौदा रियासत का भारत में विलय की बात हुई सरदार पटेल के माध्यम से, तो महाराजा काफी उत्सुक दिखे। संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजने वालों में बड़ौदा पहली रियासत थी और जल्द ही उन्होंने विलय पत्र पर दस्तखत की इच्छा भी जाहिर कर दी। सबको लगा मामला सेटल है, लेकिन फिर ऐन मौके पर महाराजा अपनी बात से पलट गए।
महाराजा के पड़ोस में जूनागढ़ की रियासत पड़ती थी। वहां के नवाब ने पाकिस्तान में विलय की इच्छा जाहिर की तो प्रताप राव को लगा उसका फायदा उठाकर वो भी अपने लिए रियासत हासिल कर सकते हैं। उधर 1947 में महाराजा का एक और राज खुला। आजादी के बाद बड़ौदा की ट्रेजरी का हिसाब किया गया तो पता चला महाराजा ने 1943 से 1948 के बीच प्रीवी पर्स के अलावा 6 करोड़ रुपए और निकाले थे, जो बड़ौदा की जनता का पैसा था। इसके अलावा 7 लड़ी वाला एक मोतियों वाला हार, सितारे दक्कन जड़ा हीरे का हार और मोतियों के बने 2 कालीन बड़ौदा के खजाने से ये सब चीजें महाराजा ने देश के बाहर पहुंचा दी थी। यह सब देखकर सरदार पटेल ने तेजी से महाराजा के स्क्रू कसने शुरू कर दिए और अंततः 31 जनवरी 1949 को महाराजा ने भारत के साथ विलय की घोषणा कर दी। विलय संपन्न हुआ 1 मई 1949 को, जब बड़ौदा को बॉम्बे का हिस्सा बना दिया गया। लापियर और कॉलिंस की किताब के अनुसार जिस रोज विलय की बात पक्की हुई, महाराजा इतने दुखी थे कि मेनन के गले लगकर रोने लगे। बड़ौदा रियासत के भारत में विलय की पूरी कहानी के बाद शायद एक सवाल हर किसी के मन में आता है, सीता देवी का क्या हुआ जिसने महाराजा प्रताप राव से दूसरी शादी की थी। उनकी कहानी अपने आप में काफी दिलचस्प है। 1947 के बाद रानी यूरोप चली गई और वहां के एक देश मोनाको की नागरिकता ले ली। बड़ौदा रियासत से ले जाए गए काफी सारे बेशकीमती जवाहरात महाराजा ने सीता देवी को दिए थे। आगे चलकर ये अलग अलग ऑक्शन में देखे गए। इनमें 2 हीरे शामिल थे, एक 128 कैरेट का और दूसरा 78 कैरेट का। आज के हिसाब से इनकी कीमत प्रति कैरेट 6 करोड़ रुपए बैठती है। आप अंदाजा लगाइए ये कितने कीमती थे। 1956 में महाराजा प्रताप राव और सीता देवी अलग हो गए। महाराज ने अपने अंतिम दिन लंदन में गुजारे, वहीं सीता देवी 1986 तक जिंदा रही। अपने आखिरी दिन गरीबी में गुजारने के बाद फ्रांस में उनकी मौत हो गई और वहीं उनका अंतिम संस्कार भी हो गया। तो ये थी कहानी बड़ौदा रियासत की, जिसे भारत में विलाने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा। क्या आप भी मानते हैं कि सरदार पटेल नहीं होते तो शायद आज भी भारत में बहुत सारी रियासतें अपने पैर जमा चुकी होती और शायद भारत के बहुत सारे टुकड़े हो गए होते। जय हिंद, जय भारत।